बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक डेरिवेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी जो है हम डिस्कस करते हैं। एक आपकी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दूसरी एवरेज वेलोसिटी और तीसरी रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। तीनों वेलोसिटीज जो हैं ये हम डिराइव करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था उसको यूज करके, उससे तीनों के लिए फार्मूला डिराइव किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की। इसकी डेफिनेशन हमने की थी, वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर। कि किसी भी टेम्परेचर पे हमने कहा था कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं फ्रैक्शन, डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो वो वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास होती है उस वेलोसिटी को हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। ये हमारे पास फर्स्ट है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी। और ये आर जो है ना, आर जनरल दो फॉर्म हमने डिस्कस की थी। एक जनरल गैस कांस्टेंट आर की फॉर्म में था और एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की फॉर्म में था। तो इस मोस्ट प्रोबेबल के लिए आर की जो फॉर्म है वही सूटेबल है, उसी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन जो बाकी दोनों है उसमें हम के वाली फॉर्म लेंगे और फिर उसको यूज करेंगे। उसकी क्या रीजन है वो वहीं पे हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मोस्ट आपकी जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के लिए। तो ये इस क्वेश्चन को हम ड्राइव इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी डी ओवर डी सी, दोनों लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे तो ये फॉर्म बन जाएगी डी ओवर डी सी, और अंदर ये वन ओवर एन डी एन सी ओवर डी सी हो जाएगा। और जो आपकी राइट साइड है उसमें ये जो कांस्टेंट्स हैं ये सारे तो बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ ये सी वाला फैक्टर ना, सी आ रहा है, ई की पावर में सी आ रहा है और वैसे ये सी स्केयर आ रहा है, तो ये दोनों डेरिवेटिव के अंदर रहेंगे क्योंकि हम सी के लिहाज से ही डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज वैसे की वैसे कायम रहेगी। ठीक हो गई। तो उसके बाद अच्छा, अब इसमें दो फैक्टर हमारे पास, एक ई की पावर में और सी, दो सी वाले फैक्टर है ना। इसको हम कहते हैं ये दो प्रोडक्ट आपस में ना दो चीजों का प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं डेरिवेटिव का। वो क्या होता है, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की डेरिवेशन में भी ये बात आई थी कि यू वी का डेरिवेटिव, जैसे यू और वी दो फैक्टर हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक को वैसे रख लेते हैं जैसे यू को वैसे रख लिया और वी का डेरिवेटिव, फिर v को वैसे रख लिया प्लस के साथ, और u का डेरिवेटिव दरमियान में इनका पॉजिटिव ही आता है। ठीक हो गया, ये फार्मूला था। तो उस बेस पे हमने क्या किया, e को पहले वैसे रख लिया और c स्केयर का डेरिवेटिव, और फिर c स्केयर को वैसे रख लिया और e की पावर का डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, वो डेरिवेटिव जो इसने लिए हैं वो कैसे लिए हैं, उसमें भी ये है कि जो c स्केयर का डेरिवेटिव ले तो उसमें पावर रूल हमने पीछे बात की थी कि पावर जो भी हो वो नीचे आ जाती है, पावर में से एक माइनस होता है, और जिसकी पावर है, जैसे यहाँ c की पावर है तो उस c का भी आगे डेरिवेटिव ले लिया जाता है। तो डी सी और डी सी तो वन हो जाएगा, और ये टू सी की पावर टू माइनस वन वन आ जाएगा। तो इसलिए ये सी स्केयर का डेरिवेटिव टू सी उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट लिख दिए। अच्छा, उसके बाद है सी स्केयर अब वैसे, और ई की पावर का डेरिवेटिव था। अच्छा, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होते हैं ई की पावर में, उनका डेरिवेटिव लेने का जो रूल है वो ये है कि आपने जैसे ई की पावर टू एक्स है, इसका डेरिवेटिव आप ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स। तो इसका तरीका ये कि पहले तो आप उसको वैसे ही लिख लेते हैं, ई की पावर टू एक्स को वैसे ही लिख लिया, और आगे जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी टू एक्स है तो टू एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसी तरह जब आप डी ओवर डी से इस ई का लेंगे तो ई की पावर के साथ तो वैसे ही लिखा जाएगा ना, ई की पावर वाला वैसे ही आ जाएगा, और उसके आगे जो उसकी पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, माइनस एम ओवर टू आर टी। ये कांस्टेंट्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे और अंदर सिर्फ सी स्केयर रह जाएगा जिसका डी ओवर डी सी आएगा, और सी स्केयर का डी ओवर डी सी इसी तरीके से जो ऊपर हमने अभी किया टू सी, तो ये वैसे ही लिखा पड़ा यहाँ पे। ई की पावर वैसे की वैसी लिख ली है, और उसकी पावर का डेरिवेटिव जो लिया उसमें माइनस एम ओवर टू आर टी तो वैसे ही आ गए थे, और सी स्केयर का डेरिवेटिव टू सी था वो ये टू और सी पुट कर लिया, तो ये माइनस टू एम सी ओवर टू आर टी हमारे पास आ जाता है। ठीक हो गई।
अच्छा, अब इसमें इसको थोड़ा सा उसने रीअरेंज किया क्या कि ये माइनस वाला जो है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको माइनस बना देगा, तो ये वाली शक्ल बन गई। अब इस फैक्टर में आप देखें ई की पावर भी दोनों साइडों पे कॉमन है, ठीक है होगा, और टू भी कॉमन है, और सी जो है वो भी कॉमन है, ठीक है। तो टू सी और ई की पावर ये बाहर कॉमन ले लिए, पीछे ब्रैकेट में बच गया 1 - MC² ओवर 2RT, ये बच जाता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास आगे आता है कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, जो चेंज था, फ्रैक्शन के अंदर चेंज था, वो इज इक्वल टू जीरो है। वो जीरो क्यों है? कि कोई भी ग्राफ हो, जैसे ये ग्राफ ड्रा किया हुआ है कि ये राइजिंग ग्राफ होता है, एक फॉलिंग ग्राफ होता है, तो राइजिंग ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप स्लोप लेते हैं ना, स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, या स्लो इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हम लिख लेते हैं। तो डेल्टा वाई जो है और डेल्टा एक्स जब आप इसमें से कैलकुलेट करते हैं, तो चूंकि ये राइजिंग है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी जो है ना, वो जब करते हैं तो डेल्टा मतलब चेंज होता है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो चूंकि ये राइजिंग है तो फाइनल इसका वैल्यू बड़ी है और इनिशियल की वैल्यू छोटी है, तो डेल्टा वाई इसमें पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो फॉलिंग होता है उसमें आपको पता है कि पहले वाली वैल्यू छोटी है, बड़ी है इनिशियल वाली, और जो फाइनल है वो आगे छोटी बन रही है। तो जब आप यहाँ डेल्टा वाई निकालेंगे ना फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो वो आंसर माइनस में आएगा, तो उसका स्लोप नेगेटिव होता है। फॉलिंग ग्राफ का स्लोप नेगेटिव, राइजिंग ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वो तो ना राइजिंग में आ रहा है ना फॉलिंग में आ रहा है, वो तो रेस्ट पे खड़ा हुआ है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रही ना। तो डेरिवेटिव तो चेंज से रिलेट हो रहा था कि चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, तो वो तो स्टिल है जीरो, मतलब स्टॉप पे खड़ा हुआ है, और उसकी जो चेंज है वो जीरो है। तो इसका मतलब है कि ये जो आप डेरिवेटिव डी ओवर डी सी ले रहे हैं फ्रैक्शन का, वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के। वो टॉप टॉप हम टॉप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कब होती है? कि जब वो जो फ्रैक्शन वाला ग्राफ था वेलोसिटी का, तो उसका जो टॉप पॉइंट है वो शो कर रहा होता है हाईएस्ट फ्रैक्शन को, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे बनती है उसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल का। तो मोस्ट प्रोबेबल के लिए हमें ये टॉप वाला पॉइंट ही लेना होता है, तो उसके ऊपर चूंकि उसका स्लोप जीरो है, तो इसलिए ये वाली टर्म जीरो के बराबर आ गई। अब आपके ऊपर जो फैक्टर हमने ये जो कैलकुलेट किया था, तो ये वाली सारी टर्म जो है जीरो के इक्वल आ जाएगी। अब अगली बात है कि इसमें से अब जीरो, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और आपको याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी की डेरिवेशन में हमने बात की थी, तो वहां भी इस तरह जीरो के बराबर एक टर्म आई थी, लेकिन वो तीन तीन जो टर्म थी वो जमा हो रही थी। तो हमने कहा था हर एक में जीरो होना जरूरी है, तो फिर ही उनको जमा करेंगे तो जीरो आएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई में से कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो सारों को जीरो कर देगा। तो अब हमने बात करनी भी जीरो इनमें से जीरो किस बराबर किसके है ना। अब देखें 4 और पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट। अच्छा, और एम और आर भी कांस्टेंट है, एम जीरो नहीं हो सकता, गैस की मोलर मास कुछ ना कुछ होगी। आर एक गैस कांस्टेंट है, वो भी जीरो नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ है। ठीक है, टी की वैल्यू जीरो हो सकती है, सी की वैल्यू जीरो हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो गई। और इसमें भी एम जीरो नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, टी और सी की बात हो गई, और इसमें भी इसी तरह टी और सी की बात हो गई। अब हम कहते हैं कि तीन पॉसिबिलिटी है, एक ये कि सी जीरो हो, वेलोसिटी जो है मालिकूल की वो जीरो हो जाए, वो हम कहते हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम मालिकूल्स की जो है वो सारे के सारे मालिकूल्स रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं, तो सी उनकी जीरो नहीं हो सकती ना। तो ये वाली पॉइंट जो पॉसिबल नहीं है, तो सी वाली ऑप्शन जीरो के बराबर ये हमारी माइनस होगी, ये खत्म होगी। दूसरा फैक्टर क्या है कि ई की पावर जो है ये जीरो के बराबर हो, ई की पावर वाला जीरो, वो हम कहते हैं वो भी मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसके अंदर ई की पावर में देखें एम और आर तो कांस्टेंट है, वो जीरो तो हो नहीं सकते। हमने कहा सी की वैल्यू जीरो, वो भी नहीं हो सकती, ठीक हो गया। हाँ, सी की वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। अच्छा, सी की वैल्यू इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो माइनस की वजह से वो 1/c² हो जाएगा, तो 1/infinity तो जीरो हो जाता है, और ई की पावर सारी की सारी जीरो आ जाएगी, तो जिसकी पावर भी जीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये टर्म जीरो नहीं हो सकती। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो जीरो हो सकता है। अगर टेम्परेचर आप जीरो रखते हैं, अगर इन्फिनिटी तो हम रख नहीं सकते, टेम्परेचर ना जीरो ही रख सकते हैं। अगर टी 0 केल्विन, अगर टी की वैल्यू 0 केल्विन रखते हैं तो ये माइनस है,
ठीक है जी। माइनस का मतलब ये है कि ये जीरो टी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो सारों को जीरो बना देगा। जीरो ई की पावर में जीरो होने का मतलब वो वन के बराबर है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है ई की ये जो फैक्टर है ये भी जीरो नहीं हो सकता। दो हो गए। अब तीसरा रह गया कि फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है यही जीरो के बराबर हो सकता है। ठीक है कि उसकी वैल्यूज इस तरह की एडजस्ट हो, इस तरह की हो कि वो आंसर वन के बराबर हो, तो वन माइनस वन जीरो हो जाए। ठीक हो गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये तीसरा फैक्टर सिर्फ रह गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ आपने बतानी है कि ये वाली जीरो के बराबर हो सकता है। और अगर ये जीरो के बराबर हो तो यहाँ से ये माइनस इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। हमने चूंकि सी की वैल्यू निकालनी है तो सी स्केयर को एक तरफ कर ले, बाकी सारी टर्म एक तरफ, टू आर टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये शक्ल आ जाएगी सी स्केयर टू आर टी ओवर एम। और सी निकालेंगे तो इस सारे का स्केयर है ना, तो अंडर रूट लेंगे दोनों साइडों पे, तो इसका स्केयर खत्म हो जाएगा और इनकी तरफ अंडर रूट आ जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आपके पास टू आर टी ओवर एम अंडर रूट या 1.414। और ये 1.414 टू अंडर रूट का आंसर है ना, टू का अंडर रूट लें तो 1.414, और आर टी ओवर एम जो आपके वैसे ही अंडर रूट के नीचे आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरी है एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज हमने बात की हुई है कि वो क्या होती है कि आप सारे मालिक्यूल्स की वेलोसिटीज ले लें, उनको सम अप कर लें और टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पे उसको डिवाइड कर दें तो एवरेज निकल आएगा। तो ये इसने सी बार एवरेज निकाला है, सारे मालिक्यूल्स की वेलोसिटीज को सम अप किया है, टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स पे डिवाइड कर दिया है। इसको हम सिंबल की शक्ल में लिखें तो ये वन एन जो है वन ओवर एन तो साइड पे कर लिए। बाकी ये सिग्मा जो है वो समेशन का साइन है। समेशन किसका? सी का। और सी आई से मुराद क्या है कि आई जो है वो वन से स्टार्ट हो रही है और एन तक, एन है ना हमारा फाइनल, तो एन तक वो जा रही है। ये सिग्मा के नीचे और ऊपर हम लिखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर सिग्मा के सिंबल के नीचे लिखा होता है आई इज इक्वल टू वन, के स्टार्टिंग पॉइंट वन है, और इसके ऊपर लिखा होता है फाइनल उसके कहाँ तक जाना है, तो इस केस में एन आ जाएगा। तो फाइनल पोजीशन उसकी फाइनल जो है वो एन है। अच्छा, ये तो हो गया समेशन की साइन में। इसको इंटीग्रेशन की साइन में भी हम लिख सकते हैं। ये भी आपको याद होगा पीछे हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी में भी ये वाला पॉइंट यूज किया था, एवरेज वाला ना। तो वहां भी हमने ऐसे ही लिखा था कि सी बार जो है वन ओवर एन, जीरो से इन्फिनिटी उन वेलोसिटीज की रेंज है, जीरो से स्टार्ट हो रही है इन्फिनिटी तक जा रही है, सी वो वेलोसिटी है, और एन सी वो मालिक्यूल्स हैं जो सी वेलोसिटी के साथ चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये सी इंटू डी एन सी आ जाएगा। अब ये एन को अंदर ले आएंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सी डी एन सी ओवर एन। इसे क्वेश्चन नंबर वन कह लें। अब इसमें जो डी एन सी ओवर एन है ये अभी आप पीछे आपकी जो थी ना उसकी, ये नीचे इसने क्वेश्चन नंबर टू दी हुई है, ये आपकी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिहाज से लिखी हुई है। तो उसकी लेफ्ट साइड पे ये वाला फैक्टर था डी एन सी ओवर एन, तो उसको रख लिया, बाकी सारों को एक तरफ कर दिया। तो उसको इसकी वैल्यू यानी डी एन सी ओवर एन की जगह ये वाली सारी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इसमें आपको पता है ये वाला फैक्टर तो सारा कांस्टेंट है। ठीक है, वो कांस्टेंट तो वैसे आ जाएगा। बाकी ई की पावर और सी स्केयर डी सी जो है ये आपके यहाँ पे इस इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेंगे। अच्छा, सी स्केयर तो ये है, और एक सी ये पहले से भी यहाँ मौजूद है वो सी, और ये वाला सी स्केयर मिलके सी क्यूब हो जाएंगे। तो ये वाली शक्ल हमारे पास बन जाएगी। ये माइनस इनका ये ऊपर जो है ना इक्वेशन टू के अंदर माइनस दिया हुआ है, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, तो ये यहाँ से आपने इसको रब कर लेना। अच्छा, इक्वेशन टू की वैल्यू आप जब वन में पुट करते हैं तो ये फॉर्म होगी, कांस्टेंट्स हमने बाहर निकाल दिए, बाकी सारा फैक्टर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हमने आर गैस कांस्टेंट जो आर था वो वाली इक्वेशन क्यों नहीं ली, के वाली क्यों ली है? क्योंकि हमने इस इंटीग्रेशन को करना था सॉल्व, उसके लिए इसको अल्फा की फॉर्म में लेके आना था, जो हमने याद होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज में भी हमने अल्फा की फॉर्म थी हमारे पास, और वहां हमने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो टू के टी ओवर एम के बराबर थी। तो इसलिए पहले ही उसको के टी की बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की शक्ल में ही लिखा है, ताकि उसको हम आसानी से अल्फा की शक्ल में चेंज कर सकें। जब अल्फा में चेंज हो जाएगा तो इसको फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। वो सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास अल्फा फोर ओवर टू आ जाता है। तो अब इस सारे की जगह अल्फा फोर ओवर टू आ जाएगा, बाकी आपका वो जो फैक्टर था वो सारा वैसे का वैसे। इसके अंदर भी ये टू के टी ओवर एम को हमने अल्फा से चेंज कर लिया होगा। तो सारा अल्फा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई में इन पावर्स को अलग अलग कर दें, अल्फा की पावर
ये 3/2 और 2 इकट्ठे करेंगे तो वो 3 रह जाएगी, 2 2 से कैंसिल, पाई की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और अल्फा 4/2 आ जाएगा। 2 जो है वो 4 को कैंसिल करेगा तो 2 रह जाएगा। 3 अल्फा 4 अल्फा को में से ये 3 को कैंसिल करेंगे तो एक अल्फा बच जाएगा। और नीचे ये ऊपर पाई जो है 4 के साथ, वो नीचे 3/2 में से जब एक आप माइनस करेंगे नीचे ला के, तो पीछे सिर्फ पाई 1/2 ही बचेगा। तो आपके पास 2 अल्फा/पाई अंडर रूट जो है वो आ जाता है। ठीक है जी, 2 अल्फा/पाई अंडर रूट, ये आपका फाइनल इसकी शक्ल बनती है किसकी, एवरेज वेलोसिटी ना, सी बार इसके बराबर। तो सी बार अब यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू पुट कर ले, तो पुट करेंगे तो ये के साथ, और इसको फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आप आर जो है उसमें चेंज कर लें, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। चेंज कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, इस ऊपर भी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी कर देते हैं। ऊपर जो के साथ एवोगाड्रो जब आता है तो वो आर के बराबर है, और एम स्मॉल एक मालिक्यूल की मास जो है उसके साथ जब एवोगाड्रो होता है तो पूरी गैस की मास यानी मोलर मास बदल जाती है, बस ये इसमें चेंज आता है। तो 8 RT/पाई m अंडर रूट, 8/पाई अंडर रूट जो है, इसको अगर आप अलग करके सॉल्व करें तो 1.59 है, बाकी RT/m अंडर रूट आपका वैसे का वैसे आ जाता है। ये डेरिवेशन आ जाती है एवरेज वेलोसिटी की। और सेम इन्हीं लाइनों के ऊपर बिल्कुल सेम मिलते जुलते, बस सिर्फ एक सिंबल का बस फर्क है, बाकी सारा तरीकेकार सेम वही का वही है। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी के हवाले से, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या होती है कि सारे मालिक्यूल्स की स्केयर जो वेलोसिटीज हैं उनका आपने एवरेज लिया हुआ है, और उस एवरेज को अगर आप अंडर रूट कर दें तो वो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी बन जाती है। तो पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे अभी आपने ये सिंगल पावर के साथ एवरेज लिया था, समेशन का साइन दिया, फिर उसको इंटीग्रेशन की साइन में शक्ल में ले आए, तो सी, सिर्फ सी एक पावर के साथ है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है, बस ये स्क्वायर के साथ जा रहा है, पहले सम पे ये समेशन की सिंबल की शक्ल में आ गया, और फिर ये 1/n किया तो यहाँ सी स्केयर है, उसमें पिछले आपके टॉपिक में सी था और यहाँ पे ये सी स्केयर है। ठीक है, बाकी वही चीज है, एन को नीचे ले आएंगे तो DNC/n आ जाएगा, उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, उसी के टी वाली वैल्यू जो है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाली, तो बिल्कुल सेम वही चीज बनेगी। अब यहाँ पे सी की पावर 4 हो जाएगा, उसमें सी की पावर 3 बनी थी क्योंकि वहां पहले से एक सी मौजूद था। ठीक है, सी स्केयर यहां से आया था, सी पहले था तो सी क्यूब बन गया। अब उस केस में चूंकि यहाँ सी स्केयर मौजूद है तो सी स्केयर इधर से आएगा, तो टोटल मिलके वो सी की पावर 4 हो जाएगी। ठीक होगी। तो बाकी उसी तरह आपके जो है वो अल्फा की वैल्यू में इसको चेंज कर लेंगे, और इसको जब सॉल्व करते हैं सी की पावर 4 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3/8 अल्फा 5 पाई अंडर रूट। तो इसका आंसर यहाँ हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल शक्ल बनती है वो इसकी जो इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ गई। इसको सॉल्व करें, कैंसिल करते हैं, सिंप्लीफाई करें आप, पहले ये ब्रैकेट्स को खत्म कर लें तो ये शक्ल है। अब इसमें ये पाई 3/2 को करेगा तो पीछे हमने देखा था पाई 1/2 बचा था, तो वो पाई 1/2 इस पाई 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 3 5 में से 2 कैंसिल कर देगा, 2 बच जाएंगे। 4 जो 8 को कैंसिल करेगा 2 बच जाएगा, तो 3/2 और अल्फा की पावर 2 ये हमारे पास सिर्फ रह जाएंगी, बाकी कैंसिल हो जाएंगी। अल्फा की वैल्यू पुट कर लेंगे तो वो ये 2 KT/m आ जाएगा। अच्छा, हमने चूंकि रूट मीन स्केयर लेना है तो रूट मीन तो बराबर था ना, ये अंडर रूट का मतलब रूट, फिर ये मीन, फिर स्केयर, फिर वेलोसिटी, तो ये तो मीन स्केयर वेलोसिटी है ना, तो इसी का अंडर रूट ले लेंगे तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी बन जाएगी। तो उसने अंडर रूट लिया है लेफ्ट का भी राइट का भी, तो राइट साइड पे अल्फा स्केयर का, तो अल्फा स्केयर खत्म होकर अल्फा रह गया, और 3/2 का अंडर रूट वैसे आ गया। ठीक हो गया, अल्फा की वैल्यू उसने पुट की है 2 KT/m अंडर रूट जो है, और इसको फिर 2 अंडर रूट से कैंसिल हो गया, तो 3 KT/m अंडर रूट बच गया, जिसको आप आर की शक्ल में बदलेंगे तो 3 RT/m आ जाएगा अंडर रूट। और 3 अंडर रूट की वैल्यू निकालें तो 1.732 है, और RT/m अंडर रूट वैसे का वैसे ही है। अब तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसके साथ 1.732 है रूट मीन के साथ। ठीक है, उसके बाद एवरेज के साथ 1.59 है, ये दूसरे नंबर पे आती है, और जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल थी उसके साथ 1.414 है, ये उससे भी छोटी होगी ना, तो तीसरे नंबर पे आ गई। तो इसकी तरतीब भी, इनका आपस में जो रिलेशन है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में पूछ लेते हैं। तो रूट मीन, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल इसी ऑर्डर से बनता है, ये उनके फार्मूले हैं। आपके अंडर रूट अलग कर लें,
कांस्टेंट सी उनकी वैल्यूज ले ले तो ये वाली वैल्यूज उनकी आती हैं। आर टी और एम को यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया रेशियो लेने के लिए ना, सिंपल करने के लिए ये तीनों को निकाल दिया, फिर सिर्फ इनकी वैल्यूज रख ली। और वो अगर आप 1 के साथ चले, यानी इसको 1 रख लें, 1.732 को 1 रखें, तो ये वाली 0.92 है और ये वाली 0.82 है, ये इनकी रेशियो बन जाती है। ठीक हो गई। तो अब इसको अगर हम ऑर्डर दें तो फिर ये वाला ऑर्डर आपका कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें ये तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। दूसरा एमसीक्यू के तौर पे ये वाला पॉइंट भी आपने देखना कि तीनों के तीनों वेलोसिटीज के फार्मूले देखे ना, तो टी के अंडर रूट के तीनों डायरेक्ट लिए हैं और एम के अंडर रूट के तीनों इनवर्स लिए हैं। तो ये एमसीक्यू यहाँ आपका बनाया हुआ है कि ऑल थ्री वेलोसिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेलोसिटीज बढ़ती जाएंगी, लेकिन अंडर रूट के साथ का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि 4 टाइम टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया है तो वेलोसिटी जो है वो 2 टाइम बढ़ेगी। अंडर रूट है ना, तो 4 का अंडर रूट ले तो 2 आंसर आता है, तो वेलोसिटी इंक्रीज तो होनी है लेकिन 2 टाइम इंक्रीज होनी है। इसी तरह मोलर मास का भी है, अगर 4 टाइम मोलर मास बढ़ती है तो वेलोसिटी को तो उसने कम करना है, लेकिन कितने टाइम कम करना है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब मोलर इक्वलर मास को अगर 4 टाइम बढ़ाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटीज हैं वो 2 टाइम कम हो जाएंगी। तो ये एमसीक्यू के हवाले से ना ये पॉइंट आपने इसमें जरूर जो है ना वो देख लेना है, ताकि एमसीक्यूज और बाकी ये सवाल आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हवाले से तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, या तीनों को इकट्ठा करके या लॉन्ग बना ले या दो को इकट्ठा करके शॉर्ट बना ले, वो नंबरों के हिसाब से ना सवाल के जितने नंबर होंगे उस हिसाब से वो एडजस्ट किया जा सकता है। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है शॉर्ट वगैरह के हवाले से। तो ये आप जरूर करें इसको तैयार और प्रैक्टिस करें इसकी ना बार बार लिख के, ताकि वो इजीली जो है इसको आप कर सके।